अब इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा टेबल्स जो हैं उनसे डेटा एक साथ रिट्रीव करना है आपने, ठीक है। अब उसके लिए अगर हम एक चीज़ देखें जो कि हमारे पास स्कॉट के डेटा में है, हमने इसमें देखा कि डीपीटी का टेबल मौजूद है, ठीक है, और उसके अंदर कॉलम है डीपीटी है ना और डी नेम। इसके अलावा भी मौजूद है, हमसे डिपार्टमेंट नंबर 10 कौन सा है, अकाउंटिंग, ठीक है, 20 कौन सा है, रिसर्च, और 30 है आपके पास सेल्स, और 40 है बाय डिफॉल्ट जो ये डिपार्टमेंट्स हैं ये इसके अंदर मेंशंस होते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक डिपार्टमेंट का टेबल है। हर डिपार्टमेंट की एक यूनिक आईडी या नंबर है, 10, 20, 30, 40। ऐसा ईएमपी का एक टेबल है जिसके अंदर आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। एम्प्लॉय नंबर, हर एम्प्लॉय का एक यूनिक नंबर है, उसका नाम है और डिफरेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है, और इसके अलावा उसका डिपार्टमेंट नंबर है, यानी कि एक एम्प्लॉय है जिसका नंबर है 101, उसका कोई भी नाम है और वो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करता है, ठीक है। एक एम्प्लॉय है, उसका डिपार्टमेंट नंबर 20। इस तरह से एक और एम्प्लॉय है, उसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है। एक एम्प्लॉय है जिसका डिपार्टमेंट नंबर 30 है। तो अगर हम सिर्फ इस टेबल को देखें तो हमें पता चलता है कि एम्प्लॉय जो भी आप ऐड करते हैं उसको जब डिपार्टमेंट नंबर असाइन किया जाता है तो डिपार्टमेंट नंबर वही होगा जो कि इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। इन नंबर्स के अलावा आप कोई भी नंबर इसमें नहीं लिख सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है आपने एक एम्प्लॉय ऐड किया और उसका डिपार्टमेंट नंबर आपने कुछ भी नहीं लिखा, नल कर दिया, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, कि कोई एम्प्लॉय आपने ऐड किया, डिपार्टमेंट नंबर आपने बताया नहीं है, लेकिन अगर आप बताएंगे तो इसमें वही वैल्यू आएगी जो कि इसके मेन टेबल पे मौजूद है। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं लिख सकते। अगर आपने वैल्यू लिखी वो आपको वैसे ही एरर देगा। हम अभी डीएमएल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं थोड़ा सा इसमें। अच्छा, अगर हम इस टेबल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करता है, किंग जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम करता है, स्कॉट इसमें काम करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस टेबल को देखकर हमें पता चलता ही नहीं है कि कौन से एम्प्लॉय कौन से टेबल में काम करता है, नहीं पता चल रहा। अब जो है हमें ज्वाइनिंग करनी है इस तरह से कि मुझे पता चले कि ये एम्प्लॉय है, आईडी उसकी ये नाम है, और देन उसके डिपार्टमेंट का नाम क्या है ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है ज्वाइन करने का, नेचुरल ज्वाइन। सबसे पहला मेथड आपके पास जो मौजूद है, जिससे कि ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या करता है कि आप जिन दो टेबल्स को भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आप क्यूरी में सिंपल क्या लिखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा ये हमारे पास डीपीटी का टेबल है, ठीक है, और ये हमारे पास ईएमपी का टेबल है, ठीक है। मैंने लिखा सेलेक्ट, पहले टेबल में से मैंने ले लिया डी नेम, सेकेंड टेबल से मैंने लिखा ई नेम, जॉब, सेल, हायर डेट, और ये जो भी कॉलम्स हैं, यानी कि दोनों टेबल्स के कॉलम्स जो है आपने कोई कुछ वहाँ से लिख लिए, कुछ यहाँ से लिख लिए, फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। अब आपने लिखा नेचुरल ज्वाइन डीपीटी, सिर्फ ये आपने लिखा और एंटर कर दिया। क्या किया इसने, ऑटोमेटिकली जो है एम्प्लॉय का जो भी डिपार्टमेंट नंबर था उसके हिसाब से इसने डिपार्टमेंट सेट कर दिया। अब ये पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक इसमें ये है कि जब आप नेचुरल ज्वाइन यूज़ करते हैं तो जिन दो टेबल्स को ज्वाइन किया जा रहा है वो ये दोनों हैं इस टाइम के मुताबिक, एक ईएमपी है और एक डीपीटी है। जब आप इन दो को ज्वाइन करेंगे, या कोई और टेबल भी हो सकते हैं, उनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये बैक पर चेक करता है कि इन दोनों टेबल्स के अंदर वो कौन से कॉलम हैं जो कि सेम नेम के हैं। कोई है इसमें जो दोनों में मौजूद है?
DPTNO, ये एक कॉलम मिला है इसको, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते थे, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा भी इसको मिल जाते हैं। इस सिनेरियो के मुताबिक क्या है, एक कॉलम ऐसा है जो कि दोनों में मौजूद है। जब कॉलम इसको मिल जाएगा, और ये ज़रूरी है कि इसमें कॉलम मिलना चाहिए, कॉलम नहीं मिलेगा तो एक और ही चीज़ बन जाएगी, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन बहरहाल कॉलम मिल गया इसको। अब इस कॉलम को मिलने के बाद दोनों टेबल्स में से इसने इनका डेटा मैच करना है। डेटा क्या मैच करेगा, यानी कि मेन पर 10 है, यहाँ देखेगा क्या यहाँ पर इसी कॉलम के अंदर 10 मौजूद है, यहाँ पर 10, वहाँ पर भी 10 मैच हो गया। इसका डिपार्टमेंट का नाम क्या है, ये जो भी कॉलम आपने डिलीट किया वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। 20 मैच हो रहा है, आ जाएगा इसका नाम। 30 मैच हो रहा है, 40 ऑपरेशंस वो नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी बंदा डिपार्टमेंट नंबर 40 में काम ही नहीं करता। तो अगर हम डेटा देखें तो ये हमारे पास डेटा मौजूद है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DPT, ठीक है, और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं वो या तो डिपार्टमेंट नंबर 10 में, या तो डिपार्टमेंट नंबर 20 में, या तो डिपार्टमेंट नंबर 30 में। 40 में कोई नहीं है, और एक और डिपार्टमेंट नंबर हमारे पास यहाँ पर लिखा हो रहा है 50, वो भी नहीं है। तो जब हम क्यूरी करते हैं और हम लिखा सेलेक्ट DPTNO ई नेम जॉब सेल एंड डी नेम फ्रॉम EMP नेचुरल ज्वाइन DPT, और ऑर्डर बाय करते हैं इसको। ऑर्डर बाय 1 डिपार्टमेंट, तो हमें क्या पता चला, डिपार्टमेंट नंबर 10 में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका डिपार्टमेंट का नाम क्या है, अकाउंटिंग। जो 20 में काम करते हैं उनका डिपार्टमेंट नंबर लिखा हुआ है, और 40 क्यों नहीं आ रहा, मैच नहीं हो रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई रिकॉर्ड होता जो कि डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय कोई ऐसा मौजूद हो जो कि डिपार्टमेंट नंबर 40 में काम करता है, तो वो भी यहाँ पर नज़र आ जाता। तो मतलब क्या हुआ कि पहला स्टेप जो होता है इसके अंदर जो बैक पे ये परफॉर्म कर रहा है वो ये चेक करता है कि दोनों टेबल्स के अंदर सेम नेम के कॉलम्स मौजूद हैं या नहीं है। अगर है तो देन उसका डेटा मैच होता है, उसके बाद जो है ये रिजल्ट लेकर आ जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर ये नेचुरल ज्वाइन की जगह वेयर क्लॉज में मेंशन नहीं कर सकते? वेयर क्लॉज में कि इसका डिपार्टमेंट नंबर जो कि DPTNO का है इज इक्वल टू EMP का डिपार्टमेंट नंबर। नहीं, हम तो उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं ना, हमें तो पता ही नहीं है वेयर क्लॉज के अंदर हम दूसरे कॉलम की वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं नहीं करते, वो तो बिल्कुल एक चीज़ है। मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ ये है कि हम कुछ कॉलम ऐसे हैं जो कि पहले टेबल से आ रहे हैं, कुछ कॉलम ऐसे हैं जो कि सेकंड टेबल से आ रहे हैं, और कोई एक कॉलम ऐसा भी है जो कि दोनों से आ रहा है। मेन चीज़ ये है, वो एक अलग चीज़ है कि कंडीशन आप लगाना चाहें कि मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर वेयर DPTNO इक्वल टू 10, तो ये तो टोटल एक अलग चीज़ है। लेकिन मेन काम क्या हो रहा है कि इसमें एक कॉलम ऐसा भी है जो कि दूसरे टेबल से आ रहा है, बाकी कॉलम जो है पहले टेबल से आ रहे हैं, और एक कॉलम ऐसा है जो कि दोनों में मौजूद है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। सेकंड, अगर हम आ जाए HR के यूज़र में, ठीक है, और हमने कहा कि हमें ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट्स की टेबल को, इसमें ये कॉलम्स हैं, और हमने डिस्क्राइब किया एम्प्लॉयज़ को, इसमें ये कॉलम्स हैं। इन दोनों में कोई कॉलम मैच हो रहा है, डिपार्टमेंट ID और मैनेजर ID, ठीक है। एक क्यूरी अभी हम करके आए, सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम, काउंट की क्यूरी होती है। एम्प्लॉयज़ कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 107 एम्प्लॉयज़ इसके अंदर, ठीक है। और हमने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID, एम्प्लॉय का नाम, उसकी जॉब ID और उसकी सैलरी क्या है, फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉयज। कितने रिकॉर्ड आ गए टेबल के अंदर? रिकॉर्ड कितने? 104 107 रिकॉर्ड थे, यहाँ पर 32 आ रहे हैं। क्या मसला है? जो मैच हुए सर वो आ गए। मतलब बाकी क्यों नहीं मैच हुआ है? ये क्या बात हुई? वो एम्प्लॉयज़ भी तो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना। अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट एम्प्लॉय
की आईडी, उसका नाम और उनकी डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो हमें पता चला सिर्फ एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसका कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, ये तो वैसे ही नहीं आएगा, ये तो हमें पता ही है। लेकिन बाकी 107 एम्प्लॉयज़ जो हैं, 106 एम्प्लॉयज़ जो हैं, सबके डिपार्टमेंट नंबर हैं। क्या मैच नहीं हो रहा? मैनेजर आईडी। मैनेजर आईडी का क्या मसला है? अगर आप गौर से देखें, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, इसके अलावा मैनेजर अंडरस्कोर आईडी भी मैंने लिया है इसमें, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट करें कि मैनेजर आईडी लिखी हुई आ रही है, ठीक है, कोई मसला नहीं। डिपार्टमेंट नंबर 80 आ रहा है, डिपार्टमेंट नंबर 80 में आए जा रहे हैं, तो मैनेजर आईडी सेम है, 149, 148, 100, 145, 146। तो डेटा कैसे मैच होगा? जब हमने क्यूरी करके देखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, तो यहाँ के मुताबिक क्या है, ये इसका डेटा तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि नल आ रहा है, नल मैच नहीं होता। एक बात यहाँ पे क्या मसला है कि यहाँ इसने देखा डिपार्टमेंट नंबर 80 का मैनेजर कौन है, मैनेजर आईडी 145 है, तो डिपार्टमेंट नंबर 80 से वही रिकॉर्ड आएंगे जो कि जिनका मैनेजर आईडी 145 है, यानी कि डेटा मैच नहीं हो रहा। मेन टेबल के अंदर ये एंट्री है कि डिपार्टमेंट नंबर 80 के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनका डिफरेंट मैनेजर है, लेकिन यहाँ के मुताबिक क्या है कि डिपार्टमेंट नंबर 80 का मैनेजर 145 है। तो डेटा मैच कब होगा? वो एम्प्लॉय जिनका डिपार्टमेंट नंबर 80 है उनकी मैनेजर आईडी 145, बाकी जो भी है वो नहीं आएंगे क्योंकि मैच नहीं हो रहा। इस तरह से ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी यही लॉजिक है। तो एक कॉलम जो था वहाँ पर तो ये सही था, मल्टीपल कॉलम में क्या हो गया, इसने प्रॉब्लम कर दी, डेटा भी कुछ इनवैलिड पड़ा, ये भी रीज़न हो सकता है। मेन चीज़ क्या है कि अगर उसको 4 कॉलम भी सेम मिलते हैं, वो 4 कॉलम की बेस पे ज्वाइनिंग कर देता। आपकी कंट्रोलिंग क्या है? 0। आपकी कोई कंट्रोलिंग नहीं, आप सिर्फ कह रहे हैं कि इस टेबल को इससे ज्वाइन कर दो, बैक पे सारा काम इसने खुद किया। ठीक है, एक और चीज़, हमने अभी एक टेबल देखा था रीजन्स का, ठीक है, और हमने एक टेबल देखा था कंट्रीज का। अब कंट्री नेम के साथ रीजन आईडी लिखी हुई आ रही है, हमें चाहिए रीजन नेम। तो इन दो टेबल्स के अंदर कोई कॉमन है कॉलम? आईडी है, रीजन आईडी। हमने कहा सिलेक्ट कंट्री का नाम और रीजन का नाम फ्रॉम कंट्रीज और नेचुरल ज्वाइन रीजन्स, तो उनके नाम आ रहे। मैचिंग क्या हुई? रीजन आईडी की बेस पर, जो जहाँ पे मैच कर रहा है उसके हिसाब से आपको डेटा दिखा रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं, इस कॉर्ड से हम कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने एक टेबल देखा ईएमपी का, ठीक है, और एक हमने टेबल देखा सेल ग्रेड का। दोनों टेबल्स के अंदर कौन सा कॉलम मैच हो रहा है? कोई मैच नहीं हो रहा, ठीक है। हमने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय का नाम, जॉब, और सेकंड टेबल से हमने क्या लिया? ग्रेड, फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन सेल ग्रेड। 70 रिकॉर्ड्स आ गए। कितने रिकॉर्ड्स हैं? 14। क्या काम किया इसने? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं हम इसको। जब आप इनवैलिड ज्वाइनिंग कर देते हैं तो उसके नतीजे में क्रॉस प्रोडक्ट बनती है। यानी कि नेचुरल ज्वाइन का हमने काम अभी सुना कि इसका ये काम है कि दोनों टेबल्स के अंदर सेम कॉलम मैच होगा, उसकी बेस पे ज्वाइनिंग करेगा। आपने दो ऐसे टेबल ज्वाइन कर दिए जिनमें कोई भी कॉलम मैच ही नहीं हो रहा, तो उसने क्या किया, उनको पहले टेबल का पहला रिकॉर्ड दूसरे टेबल के तमाम रिकॉर्ड के साथ डिस्प्ले हुआ, फिर अगला रिकॉर्ड तमाम के साथ डिस्प्ले हुआ, फिर अगला रिकॉर्ड तमाम के साथ। मतलब पहले टेबल की तमाम रोज दूसरे टेबल की तमाम रोज के साथ प्रिंट हो गई। ये इनवैलिड आपकी क्यूरी होगी, ठीक है। ये टेबल बहुत छोटा है, इसमें मसला नहीं है। जहाँ पर लाखों रिकॉर्ड होंगे और आपने वहाँ ये काम कर दिया, आपका डेटाबेस नीचे बैठ जाएगा पूरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप, मैं कहूँ कि एक रिकॉर्ड जो है 2 लाख, एक क्यूरी 2 लाख रिकॉर्ड लेकर आ रही है, और अगर आपने इनवैलिड ज्वाइनिंग कर दी, उसने क्रॉस प्रोडक्ट बना दी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे। तो सारी CPU रिसोर्सेज, स्टोरेज,
वगैरह डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो तमाम उस तरफ चली जाएंगी, आपकी डेटाबेस नीचे चली जाएगी। इसमें स्टॉप करने का नहीं होता, अब जैसे आपने गलती कर दी और ये अब ये प्रोसेस कर रहा है, अभी आप यहाँ से बंद भी कर देंगे, पीछे प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये इसको रोक नहीं सकते यार। एज अ डेवलपर हम इसको नहीं रोक सकते, ठीक है। एज अ DBA ये हमारी इसमें आता है अंडर में कि हम जो है कोई क्यूरी इतने सेकंड्स या मिनट्स से ज़्यादा टाइम ले हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है। कोई क्यूरी इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स रीड कर ले एट अ टाइम पर क्यूरी यानी कि या पर सेशन, हम ये उसको रोक सकते हैं कि वहीं पे रुक जाओ, सेशन उसका बंद हो जाएगा। हम ये कर सकते हैं कि यूज़र कोई कनेक्टेड है, काम नहीं कर रहा, आइडल बैठा हुआ है, इतने टाइम तक, इतने मिनट्स तक फारिग बैठे, डिस्कनेक्ट कर दो। हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई यूज़र कनेक्टेड है, चाहे काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, इतने टाइम के बाद उसका सेशन एक्सपायर हो जाए, उसको दोबारा कनेक्ट होना है। तो ये तमाम हमारे पास कंट्रोल मौजूद है। अच्छा, एक और काम हम करते हैं, हमने मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल emp2 as select static from emp, ठीक है। एक टेबल क्रिएट कर लिया, ये हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन बहरहाल इस टेबल के अंदर अगर आप देखें तो क्या है, कॉपी बन गई emp की, ठीक है। अब मैंने लिखा select ename jobs cell commission hire date and dpt no from emp natural join emp2। अब क्या होगा, दोनों टेबल्स जो है उनके अंदर तमाम ही आपके सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट तमाम मैच कर रहे हैं। जब मैच ना हो तब क्रॉस प्रोडक्ट बनती है आपकी, ठीक है। तमाम मैच कर रहे हैं तो कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, एक मिनट का थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम emp natural join emp2। सिर्फ कमीशन नल जो है वो कंपेयर नहीं होता। ये चार ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनकी वैल्यूज में कहीं पे भी नल मौजूद नहीं, यानी कि कमीशन भी मौजूद है, बाकी तमाम क्या है उधर कमीशन नहीं है। या कोई ऐसा होगा जिसके पास कमीशन है तो सैलरी नहीं है, सैलरी है तो मैनेजर नहीं है, कोई भी चीज़, कोई भी फील्ड अगर ब्लैंक हुई वो कंपेयर नहीं होगी। सारी चीजें मैच होनी चाहिए सर। अगर आपने कोई दो टेबल ऐसे ज्वाइन कर दिए जिसमें तमाम पूरा स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, तो देन वो पूरी रो को मैच करता है। तो रो तो वो भी मैच हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, नल से नल मैच नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा, एनुअल का लगाओगे, देखिए नेचुरल जॉइन पे आप जी सिंगल कॉलम पे एनुअल लग गया। मसला ये कि नेचुरल जॉइन में हमारी कंट्रोलिंग है ही नहीं ना, ये ऑटोमेटिकली काम कर। हमने सिर्फ ये कहा कि इस टेबल को इसके साथ ज्वाइन कर दो, तो हम यहाँ काम कर, इस सेंटेंस में हम ये काम नहीं कर सकते, इसके अंदर नहीं कर सकते ना, ये तो कह रहा हूँ, ठीक है। और वैसे इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम मैचिंग जो है आमतौर पे जिस कॉलम की बेस पे कर रहे होते हैं वो उस टेबल के अंदर रिक्वायर्ड कॉलम होता है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट ऐड होगा तो डिपार्टमेंट नंबर देना ही देना है। ऐसा कॉलम तकरीबन नहीं होता जिसमें नल मौजूद है जिसकी बेस पे आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपके पास इसमें मौजूद है नेचुरल ज्वाइन के बाद, वो है यूजिंग क्लॉज। यूजिंग क्लॉज क्या है, यूजिंग क्लॉज जो है आपको थोड़ी सी कंट्रोलिंग देता है। नेचुरल ज्वाइन क्या कह रहा था कि जितने भी कॉलम्स मैच करेंगे उसकी बेस पे मैं ज्वाइनिंग कर दूंगा। यूजिंग क्लॉज आपको कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स जैसे मैच हो रहे हैं तो आप इसमें से बता सकते हैं कि फला कॉलम के हिसाब से खाली ज्वाइनिंग करनी है और किसी के हिसाब से नहीं करनी, ठीक है, ये भी हो सकता है। और अगर हम इसको यूज़ करें, हमने लिखा सिलेक्ट ई नेम जॉब एंड डी नेम फ्रॉम emp, और इस टाइम हमने लिखा ज्वाइन, नेचुरल हट गया ज्वाइन, किससे ज्वाइन करना है, dpt, और यूजिंग और कौन सा कॉलम है जो इन दोनों में मैच हो रहा है, तो इसके अंदर तो हमें कोई मसला नहीं। अब ये काम हम HR के पास जाके करते हैं, HR के यूजर में। हमने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, बल्कि डिपार्टमेंट का नाम और एम्प्लॉय का नाम और इसकी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, और ज्वाइन डिपार्टमेंट्स यूजिंग
अब हमने कहा कि इसमें से डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी जो कॉलम है, कॉलम 2 एक से ज़्यादा मैच कर रहे हैं, लेकिन कौन से कॉलम के बेस पे ज्वाइनिंग करनी है? इसके दूसरे के बेस पे नहीं करो। क्या रख दिया था? अब क्या है? डिपार्टमेंट्स में सिस्टम हैंग हो रहा था उसकी रिकॉर्डिंग की वजह से, हल्का हल्का चल रहा था उसकी। एसक्यूएल के अंदर क्यूरीज ज़्यादा लिखनी पड़ती है, इस वजह से नज़र भी ज़्यादा आ रहा होता है। 4 GB रैम है इसकी। ठीक है, अब कितने रिकॉर्ड्स आ गए? 107 रिकॉर्ड। वो भी नहीं आया क्योंकि वो एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको कोई भी डिपार्टमेंट नंबर असाइन नहीं किया, तो जाहिर है वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, एक और चीज़ इसमें हो सकती है कि कोई ऐसा टेबल हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई टेबल ऐसा है जिसमें 2 से भी ज़्यादा कॉलम मैच हो रहे हैं, 4 कॉलम मैच हो रहे हैं, और आपने कहा कि यूजिंग के अंदर ये कॉलम बता दें कि ये कॉलम है, इसकी बेस पे ज्वाइनिंग करनी। तो इसमें भी अगर आप मल्टीपल करना चाहें तो आप कॉमा लिख के दूसरा टेबल पे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बल्कि हमारे पास वो टेबल है ना स्कॉट के अंदर जो अभी हमने क्रिएट किया था, सेलेक्ट ई नेम जॉब फ्रॉम EMP ज्वाइन टू यूजिंग EMPNO के बेस पे कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और इशू आएगा, ठीक है, इसको बाद में बात कर दें। तीसरी चीज़ है आपके पास, ये एरर क्यों आ रहा है इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि एक चीज़ हमने पढ़ी नहीं है, वो जब आएगी तो वो इसके अंदर क्लियर हो जाएगी। ऑन क्लॉज, ऑन क्लॉज है वो आपको कंप्लीट कंट्रोलिंग देता है। इसके अंदर जो है आप ये जो अभी तक हमने काम किए थे, ये आपका इक्वी ज्वाइन भी कहलाता है, इक्वलिटी की बेस पे हो रहा है। सेम वही काम जो हमने पहले किए हैं हम इस पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं सेलेक्ट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट का नाम, एम्प्लॉय का नाम और जॉब और सेल फ्रॉम EMP ज्वाइन DPT। अब हमने लिखा ऑन, ऑन के अंदर आप कंडीशन लिखते हैं, क्या मैंने लिखा DPT डॉट DPTNO इक्वल टू होगा किसके, EMP डॉट DPTNO कि DPT का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो बराबर है किसके, EMP डॉट DPTNO। कंडीशन हम खुद लिख रहे हैं, एक तरह से क्या हो गया, मैनुअल काम हो गया पूरा। एक बात। दूसरी बात इसमें जो है, अगर मैं ये क्यूरी यूँ लिखूँ, मैंने कहा एम्प्लॉय का नाम प्रिंट हो जाए, जॉब प्रिंट हो जाए, सैलरी प्रिंट हो जाए, कमीशन जो है वो भी प्रिंट हो जाए, और हायर डेट होती है और MGR, ठीक है, ये प्रिंट हो जाए, और हमने चला दिया, क्यूरी चल गई, कोई इशू नहीं। ये क्यूरी के अंदर हमने कितने कॉलम्स लिए हैं, 7 कितने, 7 है। ये 60 भी हो सकते थे, ठीक है, टेबल अब आप कहीं और काम करेंगे तो ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते थे, ये 600 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर फर्ज कर लें ये 60 है, तो जब क्यूरी रन होती है, या हम भी अगर देखें, तो क्या आपको पता चल रहा है डी नेम कौन से कॉलम से, कौन से टेबल से आ रहा है? हमें इस वजह से पता है क्योंकि हमने डिस्क्राइब करके देखा है और हम इस पर काम करते हैं, सिर्फ इस वजह से हमें पता है, ठीक है। ई नेम कहाँ से आ रहा है नहीं पता, कोई भी कॉलम किधर से आ रहा है हमें नहीं पता। तो जब बैक पे ये क्यूरी एग्जीक्यूट होती है तो ऑरेकल भी पहले कॉलम का नाम पढ़ता है, पीछे जाके उसकी डेफिनेशन में देखता है ये कॉलम किधर है, ठीक है, फिर अगला नाम पड़ेगा, फिर इस तरह से आएगा। क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो उसके लिए हम एक काम क्या करते हैं, क्वालिफायर या एलियस यूज करते हैं। हमने लिखा ये कहाँ से आ रहा है, DPT, टेबल का नाम बता दिया। ये कहाँ से आ रहा है, EMP डॉट, ये कहाँ से आ रहा है, हमें लिखने में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, एक तो ये बात है, लेकिन हमें फ़ायदा क्या हो गया कि हमें खुद भी पता चल रहा है कि ये कॉलम कहाँ से आ रहा है, ठीक है, प्लस ऑरेकल को भी पता चल गया। अब उसको नीचे आके देखने की जरूरत नहीं, इसको पता चल गया कि ये कॉलम कौन से टेबल में मौजूद है, क्योंकि हमने इसमें क्वालिफायर या एलियस यूज़ कर लिया। तो परफॉर्मेंस से थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। एक बात,
टेबल का नाम है डीपीटी, ये टेबल का नाम बड़ा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट जो भी यूज़ हो सकता है। तो इसमें मज़ीद हम बेहतरी कैसे लेकर आ सकते हैं, हम जो है इसमें टेबल का नाम लिखने के बजाय हम ये कहते हैं कि ईएमपी, इसका एलियस दे दिया आपने ई, जिसमें हम कॉलम का एलियस देते थे, इस तरह से हमने टेबल का एलियस दे दिया डीपीटी डी। ऊपर क्या करेंगे आप, डी डॉट, मतलब वो क्या समझ जाएगा, नीचे से वन टाइम पढ़ लिया उसने, अब डी का मतलब डीपीटी है और ई का मतलब, अब इसी तरह यहाँ पे भी करना पड़ेगा। जब आपने एलियस डिफाइन कर दिया तो आप कंप्लीट नहीं लिख सकते, अगर आपने कंप्लीट लिखा तो वो एरर है, वो बोलेगा ये क्या चीज़ है, क्योंकि अब उसके मुताबिक डी जो है वो डीपीटी है, ई जो है वो ईएमपी है। तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, टेबल का नाम अगर बड़ा है तो हम उसको क्वालिफायर एलियस दे सकते हैं, नीचे हमने डिफाइन कर दिया। अगर ये एम्प्लॉयज़ का टेबल होता है या इससे बड़ा नाम होता तो हमें हर कॉलम के साथ अब लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने सिर्फ एक शॉर्ट में उसका एलियस बना दिया। परफॉर्मेंस भी अच्छी हो गई और आपको भी पता चल गया कि ई लिखा हुआ है, ई कौन सा भाई, ईएमपी। तो हमें जो है ये फ़ायदा हो गया। ये काम तो ये वही कर रहा था जो कि आपका नेचुरल जॉइन भी कर रहा था, इक्वी जॉइन और यूजिंग भी कर रहा था। अच्छा, यूजिंग अगर मैं इसमें सेम चेंज कर दूं और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, यूजिंग डीपीटी एनो, बाकी क्यूरी वही है, ठीक है। और मैंने लिखा ई डॉट, और एक काम हमने ये कर दिया, ऊपर ये कॉलम भी हमने प्रिंट करा दिया। जब हम इस क्यूरी को रन करते हैं तो ये हमें कहता है ओनली सिंपल कॉलम नेम्स अलाउड हियर, मतलब यूजिंग के अंदर आप वो कॉलम लिख रहे हैं जो कि दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद है, तो आपको यहाँ पर क्वालिफायर नहीं लिखना क्योंकि ये दोनों में मौजूद है। एक बात हमने चलाया, अब एक और आ गया, कॉलम पार्ट ऑफ यूजिंग क्लॉज कैन नॉट हैव क्वालिफायर, कि आपने ये जो यहाँ लिखा हुआ है आपने क्वालिफायर हटा दिया है लेकिन यही कॉलम आपने ऊपर लिखा है, तो जहाँ से हटाया तो फिर वहाँ से भी हटाए, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी हटा दें। यानी कि यूजिंग क्लॉज में अगर आप इस तरह से क्वालिफायर यूज़ करते हैं तो यूजिंग के अंदर अगर आपने जो कॉलम डिफाइन किया है वहाँ पर आपने नहीं लिखना, एक बात। और अगर वो सिलेक्ट की स्टेटमेंट में लिखा हुआ आ रहा है तो वहाँ पर भी ये नहीं लिखना। और अब आपने इसको रन कर दिया, ठीक है। हाँ भाई, डिफाइन कर दो क्या, अच्छा ऊपर वाला जो था ऑन क्लॉज वाला वो समझ में आया था, नहीं सर, ये ऑन, ये इसी में कौन सा वाला ऑन, ऑन ऑन के अंदर क्या मसला है, ये एलियस समझ में नहीं आया। नहीं सर, ये समझ में फिर ऑन क्लॉज, ऑन ऑन क्लॉज में सिंपल हमने ये कहा है कि हमने पहले कहा ये कॉलम्स लाने हैं इन टेबल से, ठीक है। मैचिंग कैसे करनी है, हमने कहा डी डॉट डीपीडीएनओ, मतलब डिपार्टमेंट के टेबल का जो डीपीडीएनओ वो मैच से करो ई डॉट डीपीडीएनओ, इससे नेचुरल में ये यूजिंग में हमें बताना नहीं पड़ा, जिसमें हम खुद बता रहे हैं, ठीक है। हमें लिखना ज़्यादा पड़ रहा है लेकिन हमारी समझ में भी आना चाहिए ज़्यादा बेहतर तौर पे, हमारी कंट्रोलिंग भी ज़्यादा है। सर ये जिससे सर ने फोर्सफुली इसको ज्वाइन किया है डॉट डीपीटीएन इक्वल टू ई डॉट डीपीटीएन, इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम जैसे एक टेबल में कॉलम नेम डिफरेंट हो सपोज कर लें, तो ये फोर्सफुली ज्वाइन हो जाएगा इसका मतलब, अगर नाम, अगर वैसे आमतौर पे ये तकरीबन सेम नेम के होते हैं, अगर अलग भी हो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ऑन यूज होगा या अच्छा यूजिंग, एक मिनट, हम ऐसा करते हैं, हाँ कौन सा, तो इसमें ऑन यूज होगा या यूजिंग तो यूज़ ही नहीं हो सकता ना क्योंकि वो तो सेम नेम है ही नहीं, तो ऑन के अंदर आपके पास है। हमने एक काम करते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, और ये आपके पास ईएमपी का टेबल है, ऑल्टर टेबल ईएमपी रीनेम कॉलम डीपीटीएनओ टू डीपीटीआईडी, ठीक है, डिस्क्राइब ईएमपी, क्या हो गया, ठीक है। अब हम ऊपर आ जाते हैं, दोबारा से हमने ये कमांड लिखी और क्या कर दिया, ई डॉट डीपीटीआईडी, क्योंकि हमारे पास इख्तियारात आ गए, अब हम अपनी मर्ज़ी से जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। वापस हम उसे असली हालत में ले जाएंगे। तो ये काम तो हमने वही किया जो नेचुरल जॉइन भी कर रहा था और यूजिंग भी कर रहा था।
वो हमने इससे ऑन से कर लिया। अब ऑन जो है इसके अलावा भी कुछ काम कर सकता है। वो क्या? नॉन इक्वी ज्वाइन। नॉन इक्वी ज्वाइन क्या होता है कि आप किसी ऐसे टेबल या टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं जिनमें कोई सेम कॉलम है ही नहीं। सेम कॉलम का मतलब कोई सेम कनेक्शन नहीं बन रहा कि वहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 आ रहा है, इस तरह का डेटा नियम। इसका EMP का और सेल ग्रेड का कोई लिंक नहीं बनता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जब हमने क्यूरी परफॉर्म की तो हमें पता चली क्या कि सैलरी 2 कॉलम है जिनके अंदर आपने ग्रेडिंग की हुई है कि अगर सैलरी 700 से 1200 होगी तो उसका ग्रेड 1 बनता है, अगर सैलरी 1201 से 1400 होगी तो उसका ग्रेड 2 बनता है। तो मतलब आपने एक टेबल रेंज में दिया हुआ है। तो अगर मैं कहूँ किसी एम्प्लॉय की सैलरी 800 है तो उसका ग्रेड क्या होगा? 1 होगा। 2200 सैलरी है तो 4 होगा, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट लिंक नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इसमें काम कर सकते हैं। तो यानी कि हम नॉन इक्वी ज्वाइन कर सकते हैं कि इक्वलिटी के बेस पे तो नहीं हो रहा, तो हम इसको नॉन इक्वी ज्वाइन कैसे करेंगे? हमने लिखा सेलेक्ट e.ename, एलियस अब मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। और एलियस यूज़ करना चाहिए, रिकमेंड भी है आपका। एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की जॉब और e.cell, एम्प्लॉय की सेल लिखी हुई है। s.grade फ्रॉम EMP E join cell grade S, क्या कह रहा हूँ? ऑन। अब यहाँ क्या लिखेंगे? हाई सेल लो सेल। हम लिखा ऑन e.cell बिटवीन हो किसके? S डॉट बिटवीन। जब हम लिखते हैं मुझे वो सैलरीज देखनी है जिसकी सैलरी 1100 से 3000 है, तो मैं ये लिख सकता हूँ वेयर सेल बिटवीन हो 3000 एंड 1000। पहले कौन सी वैल्यू आती है? लोअर वैल्यू। तो क्या लिखेंगे? लो सेल एंड हाई सेल। आ गया कॉमा, कहाँ नहीं, ठीक है। तो इस बेस पे आपने ज्वाइन की। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? नॉन इक्वी ज्वाइन, ठीक है। यानी कि कोई इक्वलिटी नहीं बन रही थी लेकिन हमने एक कंडीशन बेस पर इन 2 टेबल को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन को देखकर एक असाइनमेंट आता है। वो क्या? मुझे वो एम्प्लॉयज देखने हैं जो कि क्लार्क है। यहाँ पर क्लार्क की हार्ट रेट क्या है? 9 जून 81। वो कौन से एम्प्लॉयज है जो क्लार्क की इस डेट से पहले हायर हुआ है लेकिन आपने मेथड ज्वाइनिंग का यूज करना। वेयर क्लॉज नहीं लिखनी, वेयर हायर डेट लेस देन दिस, ज्वाइनिंग के जरिए काम करना है। अब क्योंकि हमने ये नॉन इक्वी ज्वाइन किया है तो इसमें ही कोई इस तरह की कंडीशन होगी। इससे ज्वाइनिंग करनी, इससे ज्वाइन करनी, सेम टेबल है, उसी टेबल के अंदर डेटा है। एम्प्लॉय से डायग्राम। हाँ, यानी कि आप हम यूं भी लिख सकते थे वेयर हायर डेट लेस देन दिस, लेकिन हम वेयर कंडीशन के अंदर जिसमें हमने बिटवीन यूज किया है वैसी कोई कंडीशन होगी। वो अभी मजीद क्लियर हो जाएगी। हम एक और काम करते हैं। हमने अब तीसरी चीज़ जो हम इसमें देखने चाह रहे हैं, सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्या? सेम टेबल के अंदर आप ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा। सेल्फ ज्वाइन की क्या एग्जांपल हो सकती है? हर एम्प्लॉय को आईडी असाइन होती है, यूनिक होती है। हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई नाम है, हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई MGR होता है। अगर मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा तो MGR नंबर क्या दूंगा? जो कि इसी में से मौजूद है। एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय काम करता है, उसका जो मैनेजर है वो भी तो इसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय ही है ना। अब हमने क्या करना है, अगर हम ये डेटा देखें तो हमें ये नज़र आता है कि हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई मैनेजर है, लेकिन उस मैनेजर का नंबर लिखा हुआ आता है उसके सामने, उसका नाम नहीं है। यानी कि अगर मैं देखूँ कि इस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, 7902, ये इसका मैनेजर कौन है, 7566।
ये इसका मैनेजर कौन है 7839 और ये कौन है प्रेसिडेंट है और ये किसी को रिपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो हमें सेल्फ ज्वाइन क्या करके देखना है कि एम्प्लॉयज किन को रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका नाम क्या है। तो इसके लिए हमने लिखा सेलेक्ट w डॉट ई डॉट भी हो सकता था, कुछ भी आप एलियास यूज कर सकते हैं। w डॉट ई एम्प्लॉय नंबर, w डॉट ई नेम, ठीक है, और देन आप लिखा m डॉट ई नेम मैनेजर के लिए, फ्रॉम emp w ज्वाइन emp m ऑन w डॉट वर्कर का जो mgr है, वर्कर डॉट mgr इक्वल टू वो मैनेजर का क्या होता है, ये देखें, ये एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नंबर इसका जो मैनेजर आईडी है वो मैनेजर का क्या है, एम्प्लॉय नंबर है उसका। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे w डॉट mgr इक्वल टू m डॉट empno। इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं हम, ये समझ ही नहीं आया एम्प्लॉयर को। कौन सा, ये क्या समझ में नहीं आया क्या है एम्प्लॉय नंबर के भाई। मैं एक एम्प्लॉय ऐड कर रहा हूँ 1006 जो भी नाम है, इसका मैनेजर आईडी मैंने रखा 1001, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये इस बंदे को रिपोर्ट करता है, सही इसका mgr या मैनेजर आईडी ये है, सही लेकिन जो मैनेजर है उसकी ये क्या चीज़ है, उसकी खुद की तो एम्प्लॉय आईडी है, मतलब ये। तो वर्कर डॉट mgr यानी कि वर्कर का जो ये कॉलम है वो मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर, सिंपल। वेरीफाई हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि किंग उसकी तरफ नहीं आना चाहिए, वर्कर्स की साइड में नहीं आ सकता क्योंकि वो किसी को रिपोर्ट ही नहीं करता। या प्लस हम एक काम ये करते हैं, हमने लिखा वर्कर का एम्प्लॉय नंबर, उसकी जॉब भी हम लिख देते हैं ताकि हमें जॉब का पता चल जाए, ठीक है, और इसके अलावा मैनेजर जो है उसका नाम और मैनेजर जो है उसकी जॉब क्या है ये भी हम देख लेते हैं, m डॉट जॉब। तो इसके अंदर प्रेसिडेंट नहीं आना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा एम्प्लॉय आपने ऐड किया हुआ जो जिसकी जो है mgr की फील्ड में नल है तो वो रिकॉर्ड इसमें नहीं आएगा, जाहिर है उसका कोई मैनेजर नहीं, क्योंकि नल उसमें कंपेयर नहीं होता। तो इसके अंदर आप देखें किंग जो है वो सिर्फ इस साइड पर ही आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये जो है मैनेजर है और ये किसी को भी इस रिपोर्ट नहीं करता। तो सेल्फ ज्वाइन हमने करके देखा, यहीं तक रखते हैं, मेरा ख्याल से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा तो नहीं हुआ खैर। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा में हो जाएगा।